तो 1.5 घंटे लंबा शपथ ग्रहण समारोह चला है। करीब 36 नए चेहरे सामने आए हैं आज जिन्होंने शपथ ली, और जो 7 ऐसे राज्य स्तर के मंत्री थे जिनका पदोन्नति हुई है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पे हम देख सकते हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी से, गीता भट्ट बीजेपी से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। राजीव जी, अगर मैं पहले आपसे पूछ लूं, अखिलेश इनसे अगर एक सवाल कि जो उत्तर प्रदेश से 7 चेहरे आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में साफ नजर आ रही है बीजेपी की पूरी तैयारी है, जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर उनके मंत्री बना लिए गए हैं। निधि जी, ताउम्र गालिब ये गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। जब इंजन खराब हो तो बोगियों को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मंत्रिमंडल ने कुछ बातें बिल्कुल साफ कर दी। जिस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री, कानून मंत्री, उद्योग मंत्री को जाना पड़े, और जिस सांसद ने उत्तर प्रदेश में योगी के कोरोना प्रबंधन के खिलाफ धरने तक पर बैठ गया, विरोध प्रदर्शन किया, उसको मंत्री बनाया गया, तो अपने आप में कलाई खोल देती है कि कोरोना का प्रबंधन कितना इनका शानदार था। अब रही बात नए मंत्री बने हैं तो उनको बहुत बहुत उन सांसदों को बधाई जो कोरोना काल में कहीं नजर नहीं आए, किसी को ऑक्सीजन बेड दवा नहीं दिला पाए। उनको भी बधाई जो पहले कोरोना काल के दौर में सरकार तोड़ रहे थे, विधायक तोड़ रहे थे और बना रहे थे, उनको इनाम मिला। ऐसे लोगों को इनाम मिलने वाली सरकार चाहे उत्तर प्रदेश से 6 ला दे, 10 ला दे, या केंद्र में सारे चेहरों को बदल दे। अपने आप में इन्होंने अपनी कलाई खोल दी है, और इस बात को मानना चाहिए। पूरे देश में डंका बज रहा था कि कोरोना का सबसे शानदार प्रबंधन है, तो हेल्थ मिनिस्टर को क्यों जाना पड़ा? इसको सवाल तो अखिलेश जी आप भी सोच रहे होंगे ना, ये कंट्राडिक्शन क्यों है? जी राजीव जी, हमारे साथ गीता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी, जो बात राजीव जी कह रहे हैं कि जो कुप्रबंधन हुआ कोरोना काल में, जो लोग धरने पर बैठे उन्हीं को इनाम दे दिया गया, मंत्री बना दिया गया, चाहे 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश से बना दिए गए हों, लेकिन यूपी चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए अखिलेश जी, पहली बार मैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, धन्यवाद। जी बता दिया मैंने, एक राजनीतिक विश्लेषक है। हाँ जी, तो देखिए जो ये अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसका इको हो रहा है, अगर इसे प्लीज ठीक करा दें अभी कराते तो हैं। ये फिर 1.5-2 महीने की एक बड़ी विस्तृत प्रक्रिया रही। इसमें इसके ऊपर बातचीत हुई, सभी जो मंत्री थे उनको भी बुलाकर उनके काम का एक तरह से इवैल्यूएशन हुआ, और उसके बाद एक ऐसा मंत्रिमंडल की हर कहते हैं कि राजनीतिक और भौगोलिक और सामाजिक जिसमें दिखता हो, जो एक मिनी इंडिया रिप्रेजेंट करता हो, तो एक ऐसा जो है कैबिनेट आज हमने देखा, और उसमें जिस राज्य का जो अनुपात है उसके अनुसार ही उसका प्रतिनिधित्व कैबिनेट में दिखाई दे रहा है। तो जब उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य है, तो वहाँ और अलग अलग वहाँ रीजन है, उनमें से हर रीजन के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिया गया। अब देखिए ये तो महत्वपूर्ण है, कोई राजनीतिक दल है और राजनीति में है जमीन पे काम करने के लिए, जो वहाँ के जो लोगों की एस्पिरेशन, जो वो वहाँ के लोग चाहते हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो कैबिनेट में दिखना चाहिए। तो इसको ध्यान में बिल्कुल गीता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल आपने सही बात कही। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, वरुण गांधी का नाम बहुत चल रहा था, और अखिलेश कल जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने समझा बात कह रहे थे आपकी किस तरह से अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो वरुण गांधी टक्कर लेने के लिए होंगे। तो विनोद जी, क्या हुआ? वरुण गांधी के नाम की चर्चा थी, वो तो उन्होंने तो शपथ नहीं ली। आप किस तरह से आंक रहे हैं जो आज ये 7 नेताओं ने शपथ ली है? देखिए, वरुण गांधी ने शपथ क्यों नहीं ली, अब ये तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस बारे में बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। नाम तो उनका बहुत चला था। मुझे लगता है शायद वरुण गांधी की उपयोगिता जो है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जब जब गांधी मजबूत हो, कांग्रेस के गांधी, तो वरुण गांधी को आगे करे। अभी उनको लगता है शायद कांग्रेस के जो गांधी है, प्रियंका गांधी, वो उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वरुण गांधी की आवश्यकता उनको नहीं महसूस हुई होगी, ये कारण हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, जो मैं चूंकि काफी देर से आप लोगों से जुड़ा हुआ था, जब शपथ ग्रहण हो रहे थे, तो अखिलेश जी और आप लोग जिस तरह बात कर रहे थे, उससे एक बात बहुत समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश के 7 जो इन्होंने मंत्री बनाए हैं सांसद, भले ही राजीव राय जी इसको खारिज करें, लेकिन बहुत सोच समझ करके और बहुत ही क्षेत्रीय संतुलन बना करके उन्होंने बनाए गए हैं। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से हर वर्ग जो छूटा हुआ था उसको लिया गया है,
और उन लोगों को लिया गया है। राजीव राय जी को पता होगा, एसपीएस बघेल जो है वो आगरा बेल्ट के कितने मजबूत नेता है बघेलों के, जो समाजवादी पार्टी में भी थे कभी, और उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ होता था। उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित रूप से उस बेल्ट में बघेल जो शाक्य और बघेल उसकी नुमाइंदगी करते हैं, गडेरिया के काफी मजबूत। हाँ, इसी तरह से जो है अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए या भानु वर्मा को ले लीजिए, या आप जो है वो जालौन से जो आए सज्जन उनको ले लीजिए। ये सब वो लोग हैं, ये कोई जाने पहचाने चेहरे नहीं है, बड़े नाम नहीं है। हम लोग नाम ले रहे थे रीता बहुगुणा जोशी का, वरुण गांधी का, या और तमाम बड़े नाम लिए जा रहे थे, सत्यदेव पचौरी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन ये सब वो नाम है जिनको हम आप या मीडिया के लोग उतना नहीं जानते थे। लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मेरा ताल्लुक है, तो मैं जानता हूं ये अपने अपने क्षेत्रों में ये इन पर भरोसा करके इनको इसलिए लिया गया है कि जमीनी काम कर सकेंगे। ये शायद हवाई जो आमतौर पर सरकार में बैठ करके मंत्री बनने के बाद लोग हो जाते हैं, वो न करके ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव विनोद जी जो कमियां रह गई, क्योंकि हमारे सहयोगी हिमांशु काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु, आपने देखा जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, लंबा चौड़ा एक शपथ ग्रहण समारोह, काफी विस्तार के साथ, नए मंत्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा है, 36 नए मंत्री बनाए गए हैं। क्या क्या खास बातें रही हैं आपके हिसाब से संक्षेप में इस मंत्रिपरिषद विस्तार के लेकर के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, उसका स्ट्रेंथ अब 78 तक पहुंच गई अगर आप प्रधानमंत्री को जोड़ लें। और अगर 36 नए चेहरों को प्रधानमंत्री ने अपने सरकार में शामिल किया है, तो ये करीब 46% जो मोदी सरकार है उसको प्रधानमंत्री ने बदल दिया। उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिपरिषद है, उसकी तस्वीर बदल गई है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखिए, अभी अभी राष्ट्रपति भवन ने जो लिस्ट जारी की है, जिनको शपथ दिलाई है राष्ट्रपति ने, इसमें 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 6 राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र कार्यभार सौंपने का फैसला किया गया। यानी करीब 21 ऐसे मंत्रालय हैं जिसकी कमान अब एक नए नेता के पास होगी और उसके पास पूरी स्वतंत्रता होगी कि वो अपने हिसाब से नई नीतियों का आकलन करके सरकार के कामकाज के प्रक्रिया को बदलने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही विस्तृत इमेज मेकिंग एक्सरसाइज प्रधानमंत्री ने किया है। और सीधे तौर पर कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से सरकार को कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ा है, चुनौतियां बड़ी होती जा रही है, विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर, मुझे लगता है एक कोशिश की है उन्होंने अपनी तरफ से सरकार की छवि को बदलने की और एक इमेज करेक्शन की एक कोशिश है। अखिलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण बात निधि हिमांशु ने कही है कि 21 जो मंत्रालय हैं उनको नए मंत्री मिलेंगे, तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से कितनी बड़ी कवायद की गई है। और ये इस बात का भी इशारा करता है कि जो अभी तक की परफॉर्मेंस रही होगी इन मंत्रियों की, उनका किस तरह से आकलन किया गया कि उन्हें जाना पड़ा। लेकिन अखिलेश, जो एक और बात जो है इमेज मेकओवर, अब विनोद जी अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि जो ये इमेज मेकओवर की बात है, इसका मतलब ये साफ है जिस तरह से बड़े मंत्री गए, डॉक्टर हर्षवर्धन गए, रविशंकर प्रसाद गए, प्रकाश जावड़ेकर गए, ये अब संतोष गंगवार गए, तो ये ऐसे बड़े बड़े जो नाम ये गए हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री खुद संतुष्ट नहीं थे। जो छवि पे साख पर, जो मोदी सरकार की साख पर जो छींटे लग रहे थे, उसको धोने की पूरी कवायद है ये। लेकिन निश्चित रूप से मैं हिमांशु की बात से बहुत सहमत हूं। ये टीम 2024 के लिए टीम मोदी है, नई टीम है। इसको आप ये कह सकते हैं कि न्यू टीम मोदी फॉर 2024 इलेक्शंस के लिए। और यही टीम मोदी जो है कि जिसके अभी जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, चाहे 2022 में 5 राज्यों के अभी होने, फरवरी मार्च में, उसके बाद गुजरात हिमाचल प्रदेश के होने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उसके बाद फिर मई में कर्नाटक के होने हैं, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के होने हैं और फिर 2024 आ जाएगा। तो ये एक तरह से अब ये मान के चलिए कि टीम मोदी 2024 के लिए बनी है। और इमेज मेकओवर तो बिल्कुल ही है। देखिए 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। हेल्थ सेक्टर, आपका लेबर जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, और तीसरा आपका जो है एजुकेशन सेक्टर। और तीनों के मंत्री जो है बदल दिए गए, यहां तक राज्य मंत्री भी हटा दिए गए। तो ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि सरकार ने बड़े सलीके के साथ विपक्ष बार बार मांग कर रहा था उसको नहीं माना, लेकिन उन्होंने समय आने पर रिशफलिंग के बहाने बड़े तरीके से राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तीनों विभागों में सीधे सीधे नई लीडरशिप दे दी उनको। लेकिन दूसरी बात ये नहीं है कि एक तरह से वो जिम्मेदारी फिक्स भी कर रहे हैं, गलती मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष तो यही कहेगा कि देखिए अगर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ तो यही बात हुई कि हम जो कहते आ रहे थे कि सरकार ने मिस हैंडलिंग की है पूरी कोविड सिचुएशन की, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विपक्ष तो कहेगा ही और कहना शुरू भी कर दिया। अभी राजीव राय जी ने यही कहा है कि ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है, लेकिन
इसको इन्होंने बीच में नहीं किया। इन्होंने एक जैसे होता ना किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायतें हो तो जो बड़े अधिकारी हैं उसको तब नहीं हटाते जब शिकायतें होती है, बाद में रूटीन ट्रांसफर होता तो हटा देते हैं। तो ये एक प्रशासकीय कौशल है, ये राजनीतिक कौशल और प्रशासकीय कौशल दोनों है। हम लोग भी जो है जब संपादक होकर के किसी रिपोर्टर की शिकायत आती है और बीट बदलनी होती है तो उस समय नहीं बदलते, जब नॉर्मल बीट बदलते हैं तब उसकी बीट बदल देते हैं। तो ये यही तरीका होता है। बिल्कुल राजीव जी से बिल्कुल आपने सही बात कही विनोद जी। राजीव जी एक सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में भले ही बीजेपी चुनाव हार गई लेकिन वहां से 4 या 5 मंत्री बना दिए। उत्तर प्रदेश में जहां पे उसकी सरकार है और वो जानती है कि वहां पे जिस तरह से आपने कहा कि बड़ी वहां से ऐसी खबरें आई कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट की तमाम तस्वीरें वहां से देखने को मिली, तो वहां पर अपनी फोकस ढीली नहीं कर रही है राज्य सरकार के आश्वासन पर जो भी पूरी समीक्षा यूपी की और वहां से 7 मंत्री बना दिए गए हर क्षेत्रवार से, पूर्वांचल, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पश्चिम अवध, हरित प्रदेश और समाजवादी पार्टी भी तो हाल ही में सक्रिय हुई है। तो एक बड़ी चुनौती वहां पर बीजेपी मतलब एक तरह से है समाजवादी पार्टी के लिए। निधि जी, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी की मैं किसी बात को काटूंगा नहीं कि बाद में हटा दिए, प्रशासकीय कौशल था या क्या था। आप बाद में भी हटाते हैं, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, राजनीति हो या पत्रकारिता हो, तो ये मान कर चला जाता है कि क्यों हटाया गया, तो आपने स्वीकृति तो कर ली है। बात अब उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो योगी जी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएमओ से एक अधिकारी ए के शर्मा जी को भेजा था, मेरिट के आधार पर काबिल आदमी है, मेरे यहाँ के हैं। योगी जी ने वहां उनको शामिल नहीं होने दिया। कितना लखनऊ दिल्ली हुआ आपने देखा। इस मंत्रिमंडल में योगी जी के विरोधियों को मोदी जी ने मंत्री बना दिया। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है निधि जी, जो सबसे बड़ा बहस का मुद्दा होगा, सबसे बड़ा असर होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव करेगा, वो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट होगा, वो गंगा में बहती लाशें होगी, वो बेरोजगार ऑक्सीजन से तड़पते लोग होंगे। उत्तर प्रदेश के सांसद जो मंत्री बनाए गए हैं, मैं फिर यहाँ दोहराना चाहूंगा कि इन सांसदों ने बीएड बीटीसी के बेरोजगार छात्रों का हो, शिक्षा मित्रों का हो, दरोगा की भर्ती हो, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसी भर्तियां है जो लटकी हुई है और सबसे ज्यादा जरूरत थी जो रोजगार की, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। तो उनके प्रति नाराजगी है। और योगी विरोधियों के जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं तो अपने आप क्या होगा, राजनीति में मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोग ने ज्यादा कवर करते हैं, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये भुलाए नहीं भूल सकता। आप किसी इलाके से किसी जात विशेष से मंत्री बना दीजिए तो लोग जो मेरे गांव के बगल में 42 लोग, मेरे गांव में 42 लोग 1 महीने में मर गए अखिलेश जी, वो लोग कभी भूलेंगे नहीं कि आप राजीव राय को बिल्कुल वहां बना देंगे। यही बात थोड़ी देर पहले मैं निधि से कह रहा था कि आप किसी क्षेत्र का अगर कोई मंत्री बना देते तो इसका मतलब ये नहीं कि उस क्षेत्र के सारे लोग आपको वोट दे देंगे, या किसी जाति के व्यक्ति को आप मंत्री बनाते तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जाति के सारे वोट आपको मिल जाएंगे। मंत्री जब तक कनेक्ट नहीं करेगा, सांसद जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएगा, तब तक वोट नहीं मिलने वाले। और आरोप तो यही था इस बार कि जब कोरोना का लहर आई तो उसके वक्त कहीं पर भी कोई था नहीं, जनप्रतिनिधि को मिल नहीं रहा था, ना बिस्तर दिलवा पा रहे थे, ना ऑक्सीजन दिलवा पा रहे थे। तो ऐसे में इस मंत्री परिषद कवायद में चाहे आप 7 मंत्री ले लें, चाहे 70 मंत्री ले लें यूपी से, इसका जमीन पर क्या असर पड़ेगा गीता जी? जी देखिए, बिल्कुल जो कोरोना का जब इमरजेंसी आई तो उस समय बहुत ही आपातकालीन परिस्थितियां थी, बड़ी विषम परिस्थितियां थी। और उन विषम परिस्थितियों में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कई लोग हैं जिन्होंने जिस प्रकार से उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी शायद नहीं दी होगी। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करने का जो है सरकार और जो पार्टी है वो सोचती है जो सरकार में। अब जिन लोगों को लाया गया है उनसे यही अपेक्षा है कि वो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ जो भी सरकार की जो नीति है उसको वहाँ जिन लोगों को आवश्यकता है, जो समाज में जो हाशिए में खड़े लोग हैं, उन तक अब जो नीतियां हैं उनको पहुंचाने में बिल्कुल आपने गीता जी सही बात की। जो हाशिए पे खड़े लोग हैं जी, मंत्रालय का भी जो गठन किया गया है, जिसे लाया गया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ताकि जो ऐसे लोग हैं उन तक जो भी सुविधाएं सरकार पहुंचाना चाहती है वो सुविधाएं जो है पहुंचे। ठीक है। अब गीता जी आपने अपनी बात की। विनोद जी, इस कैबिनेट को, इसमें 29 ओबीसी समाज से लोग हैं तो ओबीसी कैबिनेट कहा जा रहा है, 12 अनुसूचित जाति से हैं, 8 जनजाति से। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, इसका मतलब सरकार की जो समीक्षा हुई उत्तर प्रदेश की, उसमें आकलन ये भी हुआ कि जो ये अनुसूचित समाज था, ओबीसी समाज था, इनके साथ जो व्यवहार को लेकर जो मामले सामने आए उस पर भी सरकार को चिंता थी और तभी ये बदलाव देखने को मिला है।
देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को ही ध्यान में रखें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे जहां नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता थी, वहीं जो एक सामाजिक गठजोड़ जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसमें एक बड़े अम्ब्रेला के तहत एक तरफ सवर्ण मतदाता उसके साथ गोलबंद थे, दूसरी तरफ गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित, एक पूरा जो है गोलबंदी की थी। वो कहीं पिछले 4-4.5 साल में बिखर गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त कवायद हुई, बहुत चिंता हुई है। पिछड़ों की नाराजगी चूंकि कई कारणों से रही, केशव प्रसाद मौर्य की जो उपेक्षा हुई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो एक कारण है। इसके अलावा तमाम तरह से जो है सवर्णों में भी जो भारतीय जनता पार्टी का एक सॉलिड वोट बैंक है, उसमें ब्राह्मण जो है वो असंतुष्ट है। हालांकि छोड़ा नहीं है बीजेपी को उन्होंने भी, लेकिन असंतोष है उनके अंदर, और दलितों में असंतोष है। तो इन सबको लेकर के इस सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी फिर वो कोशिश कर रही है कि जो 2017 में सामाजिक गठजोड़ बनाया गया था पिछड़ों का, दलितों का और सवर्णों का, उसको मिला के फिर 2022 के लिए बनाया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जो है इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं जो 2017 में दोहराई थी उन्होंने, यानी समाजवादी पार्टी जो हमेशा पिछड़ों की पार्टी मानी जाती रही थी, जो मुलायम सिंह यादव अपने साथ यादवों के अलावा तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं को साथ लेके चलते थे, जो 2017 में मिसिंग था, वो इस बार अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अनुप्रिया पटेल से भी उनकी बात हुई थी, अब अनुप्रिया पटेल इधर आ गई, मंत्री बन गई। ओम प्रकाश राजभर से विनोद जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है। मैं जाते जाते हिमांशु के पास आना चाहूंगा। हिमांशु, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, कितनी देर में हम ये उम्मीद करें कि जो नए मंत्री बने हैं इनके मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा राष्ट्रपति भवन से, कब तक खबर आ जाएगी? देखिए, राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने यह कहा है कि हमें इंतजार है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसके तहत एक लिस्ट वहां से भेजी जाएगी, जो नए पोर्टफोलियो का एलोकेशन करने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया है, और वो लिस्ट आते ही वो लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संभव है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर नए सिरे से जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, क्योंकि विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है, और एक बार और उसकी समीक्षा करके जो निर्णय उन्होंने किया है उसके बाद ही वो लिस्ट वहाँ भेजें। संभव है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक ये तय हो जाएगा कि जो नए चेहरे सरकार में शामिल किए जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री क्या नई जिम्मेदारी देंगे, जिन पुराने मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उनको क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, और क्या कैबिनेट में वो कोई और रिशफल भी करने वाले हैं। माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ, लेकिन अखिलेश, आप और हिमांशु को रात में भी नींद नहीं आने वाली है। आप लोगों को रात भर संदेश आते रहेंगे कि लिस्ट जारी हो रही है कि कौन किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है। लेकिन बहरहाल आप सब जुड़े, तमाम अतिथि जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में जो ये पूरा विस्तार हुआ है, जम्बो कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार की जो साख पर सवाल उठे थे वो उठेंगे, गायब होंगे कि नहीं? एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।